नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं, लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर हम विस्तार से नजर डालते हैं, जो आज की अहम खबरों में शुमार हैं। 5 अहम खबरें। आज हम किन 5 अहम खबरों पर नजर डालेंगे, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। दरअसल हम आज जिन 5 अहम खबरों पर नजर डालने वाले हैं, उसमें सबसे पहले बात सहमति की करेंगे, क्योंकि बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर लंबी खींचातान के बाद अब नई तस्वीर सामने आ गई है। इस बार बीजेपी और जेडीयू ने बराबरी के आधार पर 101 सीटें बांटी हैं, जिससे राजनीतिक समीकरण बदल गए। चिराग पासवान को भी खास भूमिका मिली है, वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को महज 6 सीटें मिली, जो राजनीतिक तनाव को बढ़ा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम से बिहार के चुनावी माहौल में नया सस्पेंस बना हुआ है। खबर की पूरी डिटेल अब से कुछ देर के बाद आपको हम देंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र राजभर के बागी होने का करेंगे। बिहार की राजनीति में नया संकट आया है। उत्तर प्रदेश के नेता ओम प्रकाश राजभर ने बिहार चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। एनडीए से नाराज राजभर 100 सीटें से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिससे बिहार का चुनावी समीकरण बिगड़ सकता है, बदल सकता है। एनडीए के लिए यह चुनौती बड़ी है। खबर की पूरी डिटेल बस थोड़ी देर के बाद। क्या चुनौती होने वाली है एनडीए के लिए। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र दरअसल एक बयान का करेंगे, जो तीसरी अहम खबर बताने जा रहे हैं। तीसरी अहम खबर का जब हम जिक्र करेंगे, बात हम घुसपैठिए सीएम की करेंगे, जो एक सियासतदान ने दे दी है। दरअसल तीसरी खबर हम प्ले कर देते हैं जरा। घुसपैठिए सीएम का हम जिक्र करेंगे, क्योंकि यहां पर दरअसल अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा रही है, जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वैचारिक घुसपैठिया करार दिया है। अमित शाह के बयान का पलटवार करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के बढ़ते अत्याचारों पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। पूरी खबर क्या है, क्यों अखिलेश यादव ने घुसपैठिया कह दिया है योगी आदित्यनाथ को, बताएंगे आपको पूरी डिटेल अब से कुछ देर के बाद। इसके अलावा एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र बड़ी राहत का करेंगे। दरअसल महंगाई से जूझते आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी है। सितंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर 1.54% पर आ गई है, जो जून 2017 के बाद सबसे कम है। खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में गिरावट और जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से ये संभव हुआ है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महंगाई दर में कमी आई है। रिजर्व बैंक की सीमा में बनी राहत को आर्थिक स्थिरता का संकेत माना जा रहा है। पूरी खबर बस कुछ देर में आपको बताएंगे क्या सस्ता हो गया है। इसके अलावा पांचवी अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र दरअसल 70 रुपए का करेंगे, जिसने एक परियोजना को रोक दिया है पूरा। सिर्फ 70 रुपए, सिर्फ 70 रुपए की गलती ने उत्तर प्रदेश की सरकार में उत्तर प्रदेश के कानपुर में 70 करोड़ की न्यू कानपुर सिटी योजना पर रोक लगा दी। दिवाली पर लॉन्च होने वाला ये प्रोजेक्ट फाइल में मामूली अंतर की वजह से अटक गया है। अधिकारी फाइल सुधारने में लगे हैं, लेकिन समय कम है। क्या दिवाली तक योजना शुरू हो पाएगी, बताएंगे आपको बस थोड़ी ही देर में। इन 5 अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर। जाते जाते आपको बात पते की बताएं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले आज हम बात करते हैं पहली खबर की, जहां पर बिहार की सियासत में आज एक नया पन्ना खुला है। उस पन्ने पर सबसे मोटे अक्षरों में लिखा है चिराग पासवान। जी हां, सीट बंटवारे की वो गुत्थी जिसने हफ्तों तक एनडीए के गलियारों में बेचैनी फैला रखी है, अब सुलझ गई है। लेकिन इस सुलह के पीछे सियासत के कई परतें हैं। कोई मुस्कुरा कर कह रहा है, तो कोई अंदर ही अंदर खामोश आहें भर रहा है। एनडीए के इस नए फॉर्मूले में बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबरी पर आ गए। 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है, यानी कि वो दौर खत्म जब जेडीयू को एनडीए का बड़ा भाई कहा जाता था। अब दोनों साथी एक ही कतार में खड़े हैं, लेकिन इस पूरी डील का असली फायदा मिला है चिराग पासवान को। एलजेपी रामविलास को 29 सीटें मिली हैं। ये महज एक नंबर नहीं, बल्कि चिराग की बढ़ती राजनीतिक हैसियत का इशारा है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस बार बिहार की सियासत में यूथ फेस और दलित वोट बैंक दोनों को साधना है।
चिराग भारी पड़ गए हैं। जी हां, दलित नेता जीतनराम मांझी की पार्टी हमको सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं। मांझी भले ही कह रहे हों कि मन दुख है, लेकिन हम संतुष्ट हैं, पर उनकी आवाज में वो ठहराव नहीं है जो संतोष में होता है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में अब सवाल उठ रहे हैं, क्या मांझी का दर्द एनडीए की एक नई दरार बन सकता है, या फिर बीजेपी ने चिराग पर वो भरोसा जताया है वो बिहार में नया समीकरण गढ़ देगा। इधर नीतीश कुमार के लिए भी ये बंटवारा किसी सॉफ्ट झटके से कम नहीं है। पहले वो एनडीए के नेचुरल रीडर माने जाते थे, अब बराबरी का साथ है। साफ है, बीजेपी ने इस बार नीतीश निर्भर एनडीए से हटकर संतुलित गठबंधन की तरफ कदम बढ़ाया है। और अब ये देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ये नया फॉर्मूला एनडीए के लिए जीत का रास्ता खोलेगा या फिर नए तनाव की भूमिका लिखेगा। इतना तो तय है कि इस सीट बंटवारे ने बिहार की राजनीति के खेल के मोहरे बदल दिए हैं। कहीं से आ रही है चिराग की हंसी और कहीं गहराई में छिपा है मांझी का दर्द। नीतीश अब पहले जैसे नहीं और बीजेपी पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास में। का समझौता हो गया है, एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहां से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करेंगे। एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। हाँ सर, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी का एक बयान आया है। जीतनराम मांझी कह रहे हैं कहीं ना कहीं नुकसान उठाना होगा एनडीए को। ऐसी बात नहीं है। जीतनराम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे। देखिए, पूरी तरह से सीटों को जो हम लोग के तय सीटें हैं उसमें आपस में हम लोगों ने चर्चा किया है। किन सीटों का क्या समीकरण रहेगा, बाकी चीजों की चर्चा हुई। बहुत जल्द बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। सब लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस पूरे मिशन 2025 को सफल करने में लगे। वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। समय देखिए, पहले हो जाने दीजिए। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। अब भाई दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। हमको किसी भी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत नहीं है। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए। 142 पर लड़ लिए बीजेपी 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं हो। सर 142 हो गए बीजेपी, 29 को क्या गिनते हैं? हनुमाने जी का ना है।
और उसके बाद 6-6 वो उधरे है बीजेपी। तो बीजेपी ने संजय बाबू को जो करना था नीतीश को कर दिया। मुकेश भाई ठीक है सब। कहाँ जदयू विलय की ओर है क्या? जदयू का विलय करेगा? जदयू बेचारा उधर जदयू को खत्म करेगा तो हम लोग स्वागत करेंगे। सीट बंटवारे के अलावा बिहार की सियासत में एक नया धमाका हुआ है और इस बार यह धमाका बिहार से नहीं उत्तर प्रदेश से हुआ है। उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया और सिर्फ कुछ सीटों पर नहीं बल्कि 100 से ज्यादा सीटों पर। ये वही राजभर हैं जिन्होंने एनडीए के साथ मिलकर यूपी में सियासी गणित साधा था, लेकिन अब बिहार में वही एनडीए उन्हें सीट देने से कतरा गया और बस यहीं पर खेल पलट गया। राजभर ने साफ कहा है कि अगर 4 सीटें भी मिल जाती तो हम गठबंधन नहीं तोड़ते, लेकिन अब लड़ाई अपनी पहचान की है। सुहेलदेव समाज पार्टी के ने ये घोषणा की है कि वो बिहार में 32 जिलों में चुनावी मैदान में उतरेगी जहां राजभर और राजवंशी समाज का प्रभाव है। पार्टी का दावा है कि अब की बार बिहार में पिछड़ों की नई आवाज गूंजेगी। राजभर कहते हैं कि हम सुहेलदेव महाराज के आदर्शों पर चलते हैं। पिछड़े, वंचितों और उपेक्षित वर्गों को हक दिलाना हमारा मिशन है। ये ऐलान ऐसे वक्त पर आया है जब एनडीए ने अभी अभी अपने सीट फॉर्मूले तय किए हैं। बीजेपी जेडीयू को 101 सीटें, चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 29 सीटें, बाकी सहयोगियों को मामूली हिस्सेदारी। लेकिन इस लिस्ट में एसबी का नाम नहीं था, यानी राजभर को कोई सीट नहीं। यही बनी उनके फैसले की असल वजह। राजनीतिक गलियारों में अब हलचल तेज है कि क्या राजभर का यह कदम एनडीए के लिए सिरदर्द बनेगा, क्योंकि एसबी जिन इलाकों में उतरेगी वो पूर्वी बिहार की वो सीटें हैं जो सीधे बीजेपी जेडीयू के प्रभाव क्षेत्र से टकराती हैं। 2020 में भले ही एसबी को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली हो, लेकिन 2025 में राजभर का टारगेट बड़ा है, 20 से 25 सीटें जीतने का। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर सुहेलदेव समाज पार्टी ने थोड़ा भी वोट काटा तो सीधा नुकसान एनडीए को होगा और विपक्ष को मिल सकता है इसका फायदा। अब सवाल यह है कि क्या एनडीए राजभर को मनाने की कोशिश करेगा या बिहार की सियासत में एक और नया मोर्चा तैयार हो चुका है। इतना तय है कि बिहार का चुनावी मैदान अब और गर्म होने वाला है, क्योंकि अब यूपी का राजभर फैक्टर बिहार के समीकरणों को बिगाड़ने उतर सकता है। देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग भी गठबंधन में जो भी 2-4 सीटें मिले हम लोग भी साथ रहें। उसमें हम असफल हुए। जिन लोगों ने 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया चंदा लगा करके बड़ी बड़ी रैली किया, आज उन लोगों की मंशा है कि साहब हम लोगों को इसी तरह धोखा मिलता है, तो आप पर हम लोग विश्वास किए हैं, तो आप चुनाव लड़ाइए, हम लोग वोट देंगे। जब हम लोगों की ताकत इकट्ठा होगी तब लोग हम लोगों को समझेंगे। आज अभी कोई हल्के में लोग ले रहे हैं, इस नाते वहाँ के लोगों की डिमांड पर, वहाँ के नेता और वोटरों की चाहत पर हम लोग पर्चा आज से नॉमिनेशन शुरू करा दिया है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, हम 153 सीटों 53 सीटों पर 153 सीटों पर वहाँ काम कर रहे थे। अब 153 सीटों में कितनी सीटों पर हम प्रत्याशी खड़ा कर पाएंगे, अब वहाँ के नेता लगाए गए हैं। आज करीब 22 नेता आज भेजे हैं हम अलग अलग जिले में, कि जो चुनाव जो पहले चरण का है उसमें जाकर के जो नेता वहाँ के हैं उनके पर्चे भरवा करके तब आप लोग आइए। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगभग 19 साल से बिहार में अपने संगठन को बढ़ा रही है। कार्यक्रम, सभा, जनसभा, रैली करके अपना शक्ति प्रदर्शन करती रही है। हमारा प्रयास था कि हम यूपी में एनडीए के साथ रहे और एनडीए के साथ भी हैं हम। और हमारा प्रयास था कि अगर हमारा दमखम बिहार में है तो बिहार में भी हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हम मजबूत करें। लेकिन कहीं न कहीं बिहार के स्थानीय संगठन ने जो नेगेटिव रिपोर्ट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के शक्ति के विपरीत जाकर के लोगों ने रिपोर्ट पेश किया, उसका परिणाम यह निकला कि एनडीए की तरफ से हमें एक भी सीट नहीं दी गई। हम बहुत पहले से भी कह भी रहे थे और लगभग 1 मई 2025 को हमने माननीय गृहमंत्री जी को भी बता दिया था और उसी दिन हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बता दिया था। और उसके बाद 5 मई 2025 को हम बिहार में संगठन की बैठक करके और बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलकर के यह बता दिया था हमने कि अगर आगे एनडीए से हमारा गठबंधन तय हो जाता है तो हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, अगर गठबंधन तय नहीं होता है बिहार में तो हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज 2 शब्दों के तीर चले हैं और वार इतना सीधा और सियासी गलियारों में सन्नाटा छा गया।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ऐसा हमला बोला है जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश से लेकर देहरादून तक सुनाई दे रही है। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर लखनऊ के लोहिया पार्क में मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव वो बोले, योगी उत्तराखंड से हैं, इसलिए अगर बीजेपी घुसपैठ पर इतनी चिंतित है तो मुख्यमंत्री को भी वापस भेज देना चाहिए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा है कि वो सिर्फ भौगोलिक नहीं वैचारिक घुसपैठी है। दरअसल अखिलेश यादव का ये बयान गृह मंत्री अमित शाह के उस वक्तव्य के बाद आया जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों पर घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। शाह ने सवाल किया था कि गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर घुसपैठ क्यों नहीं होती, और अब उसी बयान का पलटवार अखिलेश यादव ने कर दिया, सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठे आंकड़ों के सहारे राजनीति कर रही है। उनके शब्दों में, अगर कोई उनके आंकड़ों पर विश्वास करे तो वो रास्ता भटक जाएगा। सपा प्रमुख ने यूपी में दलितों और पिछड़ों पर बढ़ते अत्याचार का मुद्दा भी उठाया और रायबरेली मॉब लिंचिंग केस का हवाला देते हुए सरकार पर करारा हमला बोला। अखिलेश यादव बोले, डॉक्टर लोहिया जीवन भर अन्याय के खिलाफ लड़े और आज यूपी में वही अन्याय सबसे ज्यादा बढ़ गया है। वाल्मीकि युवक की हत्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अखिलेश यादव का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि योगी सरकार के खिलाफ नई सियासी रणनीति का संकेत माना जा रहा है। एक ओर बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष को घेर रही है, तो दूसरी ओर अखिलेश उसी शब्द को हथियार बनाकर बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। अब देखना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घुसपैठिए वाले हमले पर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब ये सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि बयान युद्ध बन चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे आप। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? महंगाई की मार झेलते आम आदमी के लिए राहत की खबर आ जाई है। दरअसल 99 महीने के लंबे इंतजार के बाद खुदरा महंगाई दर यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। सितंबर 2025 में यह घटकर सिर्फ 1.54% रह गया, जो जून 2017 के बाद का सबसे कम आंकड़ा है। ये वही मोर्चा है जहां महंगाई की हर हलचल सीधे आपकी जेब से जुड़ी होती है, और इस बार जेब मुस्कुरा रही है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में गिरावट ने बड़ा फर्क डाला है। फूड इन्फ्लेशन लगातार चौथे महीने नेगेटिव रहा है, यानी कि सब्जियों, दालों, अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स के दामों में गिरावट जारी है। ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर घटकर 1.07% और शहरी क्षेत्रों में 2.04% रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस राहत में जीएसटी रिफॉर्म्स का भी अहम रोल रहा है। 22 सितंबर से लागू नए जीएसटी स्ट्रक्चर ने खाने पीने और जरूरी चीजों पर टैक्स घटाया है, जिससे बाजार में कीमतें कम हुई हैं, उपभोक्ता स्तर पर राहत दिखी है। सरकार का कहना है कि ये राहत आर्थिक स्थिरता का संकेत है, जबकि रिजर्व बैंक भी संतुष्ट है क्योंकि महंगाई उसकी तय सीमा 2 से 6% के भीतर है। अब सवाल यह है कि क्या ये गिरावट स्थायी होगी या सिर्फ एक मौसमी राहत, क्योंकि रिजर्व बैंक ने चेताया है वित्त वर्ष 2026 की आखिरी तिमाही में सब्जी और फूड प्रोडक्ट्स के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आंकड़े साफ कहते हैं कि महंगाई पर ब्रेक लग चुका है। आम लोगों के खर्च पर राहत, बाजार में संतुलन और सरकार के लिए ये एक बड़ी आर्थिक जीत है। 99 महीने के बाद ये राहत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक उम्मीद है, और अब शायद महंगाई नहीं बल्कि राहत बनेगी खबर की हेडलाइन। जरा सोचिए, सिर्फ 70 रुपए। हां, आपने सही सुना, 70 रुपए। इतनी सी रकम के लिए अगर 70 करोड़ की सरकारी योजना थम जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? लापरवाही, या सिस्टम की नाकामी, या सरकारी मशीनरी का मजाक?
सोचिएगा जरूर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक खबर जो आई है उसको सुनकर आपको यकीन शायद ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है न्यू कानपुर सिटी, जो दीपावली पर जनता को तोहफे के रूप में लॉन्च हो रहा था, अब रुक गया है। और वजह है एक फाइल में 70 रुपए का अंतर। दरअसल कानपुर विकास प्राधिकरण यानी कि KDA के तहत 70 करोड़ रुपए की ड्रेनेज योजना पर काम होना था। जून के महीने में अधिशासी अभियंता ने इसकी फाइल तैयार कर वित्त विभाग को भेज भी दी, लेकिन फाइल में टेंडर लागत जोड़ने में 70 रुपए का हिसाब में फर्क निकला। महीनों तक फाइल टेबल से टेबल घूमती रही। अब जब दिवाली में सिर्फ 7 दिन बचे हैं तो वित्त विभाग ने फाइल वापस कर दी, ये कहते हुए कि जोड़ मेल नहीं खा रहा है। अब सोचिए, 70 करोड़ के प्रोजेक्ट में 70 रुपए की गलती और योजना अधर में लटक गई है। ये वही न्यू कानपुर सिटी प्रोजेक्ट है जिसका सपना सरकार पिछले 29 सालों से देख रही है। आजादी दिवस पर इसे लॉन्च करने की तैयारी थी, वो तारीख निकल गई। फिर कहा गया दिवाली पर जनता को नया कानपुर तोहफे में मिलेगा, लेकिन अधिकारियों की फाइलें और लापरवाही ने फिर से इस सपने पर ताला जड़ दिया है। किसानों से जमीन खरीदी जा चुकी है, सड़कों का काम शुरू हो चुका है, लेकिन बिना ड्रेनेज और सीवर सिस्टम के शहर की नींव अधूरी है। अब KDA सचिव अभय कुमार ने इंजीनियरिंग विभाग को फटकार लगाई है और फाइल तुरंत दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फाइल ठीक होते होते दिवाली निकल जाएगी? क्या सरकारी सिस्टम इतना सुस्त हो गया है कि करोड़ों की योजना 70 रुपए की गलती पर अटक जाए? कहने को ये एक टेक्निकल एरर है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिस्टम की बीमारी है, जहां लाखों का भ्रष्टाचार नजर नहीं आता, लेकिन 70 रुपए की एंट्री पूरी सरकार की साख पर दाग लगा देती है। आम लोग पूछ रहे हैं कि जब न्यू कानपुर सिटी जैसी योजना में ऐसी गलती हो सकती है तो छोटे प्रोजेक्ट्स का क्या हाल होता होगा। दीपावली पर जब पूरा यूपी रोशनी में नहाएगा, तब कानपुर का ये सपना फिर अंधेरे में रहेगा, और उस अंधेरे की वजह होगी सिर्फ 70 रुपए। जी हाँ, 70 रुपए, जो बन गए हैं 70 करोड़ के सपने की सबसे बड़ी दीवार। चलिए अब जाते जाते आपको आज की बात पते की बताते चलते हैं। दरअसल आज की बात पते की है कि दुनिया वही बदलते हैं जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। यानी कि दुनिया वही बदलते हैं जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, सोच और सच्चाई अगर साथ हो तो रास्ते खुद बनते हैं। इसी बात पते के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।